हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इस समय कर रहे हैं अपनी सीडीपी के वो क्वेश्चन जो आपके 2021 और 22 में पूछे गए थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। तो सभी शिफ्टों के हम क्वेश्चन करेंगे जितने भी आपकी शिफ्टें हुई हैं। और एक शिफ्ट में आपके 30 क्वेश्चन आए थे सीडीपी के, लेकिन हम लोग अपनी एक क्लास में 15 क्वेश्चन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो 21 से 22 शिफ्टें हुई थी उनको हम अपने 40 से 42 क्लासों में करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं। अगर हम सारे क्वेश्चन करते हैं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। इसीलिए हम लोग एक क्लास में अपने 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार सभी के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे और आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट बहुत ज़्यादा उठाता है अपने एग्जाम के लिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। पढ़िए आराम से और आंसर कर लीजिए। नोटबुक पेन रखिए अपने पास में और 1 से लेकर के 15 तक नंबर लिख लीजिए और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। और आपको सीटेट के ये जो क्वेश्चन है कैसे लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं या फिर मीडियम लग रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 1 है बहुभाषावाद, ऑप्शन नंबर 2 है एक भाषावाद, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम का मानकीकरण और ऑप्शन नंबर 4 है मूल्यांकन का मानकीकरण। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तो आपको पता होगा कि यह सिफारिश करती है बहुभाषावाद को। किसको करती है? बहुभाषावाद को। बालक जब विद्यालय आता है तो अपनी मातृभाषा को सीख करके आता है, लेकिन आपको विद्यालय में आने के बाद में उसको अन्य भाषाएं भी सिखानी पड़ेंगी, जैसे कि थोड़ा बहुत संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गई, या फिर वो बंगाली है तो आपको उसको थोड़ी बहुत हिंदी भी सिखानी पड़ेगी, या फिर आपको मैथ्स की भाषा भी उसको सिखानी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। एक शिक्षिका है जो सोच रखती है कि जो लड़के होते हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं। आगे लिखा लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। एक शिक्षिका अपने मन में ये सोच रखती है कि जो लड़के होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं, जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार वो कार्य करते हैं, लड़के और लड़कियां। तो नीचे दिया गया यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का है, जेंडर स्थिरता का है, जेंडर समता का या फिर जेंडर समानता का है। तो सभी लोग बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट आंसर कर लीजिए सभी लोग इसका। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था और उम्मीद है कि सभी लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया होगा। और इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका है? ये है जेंडर पक्षपात का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। शिक्षिका सोच रही है कि लड़कियां क्या होती हैं, बुद्धिमान नहीं हो सकती या फिर वो जोखिम नहीं ले सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों बुद्धिमान होते हैं और दोनों जोखिम लेते हैं या फिर ले सकते हैं। और लड़के भी आज्ञाकारी और ईमानदार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लड़के होते हैं कोई आज्ञाकारी नहीं होते या फिर ईमानदार नहीं होते हैं। तो ये जो शिक्षिका सोच रही है, फिर जो धारणा अपने मन में उसने बना रखी है, कैसी है? जेंडर पक्षपात की धारणा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कथन और कारण वाला। तो सभी लोग इसको पढ़िए और आंसर कर दीजिए। काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन है। अब तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों ने हमारी पिछली 4 क्लासें देख ली हैं तो, कि ये किस प्रकार से किया जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कथन। लिखा है शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे का आकलन करना चाह रहा है तो उसको कई प्रकार की तकनीक या फिर विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उसका जो कारण लिखा है, जो रीजनिंग लिखी है नीचे देखिए, लिखा है कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कहने का मतलब है अगर किसी बालक का आपको मूल्यांकन करना है तो सिर्फ आप एक तकनीक के माध्यम से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आपको उसका मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन या फिर तकनीक या फिर विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ जो है कथन में दी गई है और यही चीज़ कारण में भी बताया जा रहा है कि आपको छात्र का मूल्यांकन करने के लिए सिर्फ एक चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, आपको कई तरीके से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो जिनके समझ में आ गया है वो लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए
और नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही। आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, आप लोगों को हमने बताया भी था पिछली क्लासों में कि जहाँ पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले वहाँ पर 90% तक ऑप्शन नंबर 1 ही सही होता है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोशिश करना कि सही हल निकल आए, लेकिन अगर ना निकले तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करना और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अभी तक जितने हम लोगों ने पेपर किए सब में ऑप्शन नंबर 1 ही सही निकला है इस प्रकार के क्वेश्चन का, जिसमें कथन और कारण दिए गए होते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या सही हो जाएगा। इसका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। नहीं लिखा है, नॉट लिखा है, इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे। ये देखिए नॉट लिखा है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। नॉट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। ये लिखा है, सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती। ऑप्शन नंबर 1 है, सक्रिय रूप से सोचते हैं वे कहाँ जा रहे हैं और वह वहाँ कैसे पहुँचे। क्या लिखा है कि सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसे पहुँचेंगे। तो ये तो आपका सीखने के लिए सही है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा लिखा है, छात्र वे कहाँ शिक्षक को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रक्रिया देते हैं। छात्र वे कहाँ शिक्षक को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो यह भी आपका सही हो सकता है, तो यह भी आपका नहीं होगा। आपको यहाँ पे निकालना था निगेटिव आंसर। देखिए लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए। लिखा है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच तुलना लगातार की जाती है। आपको पता है कि तुलना करना कैसा वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो जहाँ पे तुलना करना दिख जाए, आप लोग अगर नहीं पूछा गया तो सबसे पहले उसी ऑप्शन को पकड़िएगा, ठीक है। या फिर रटना लिखा हो उसको आप लोग पकड़ लीजिएगा, वही आंसर होगा अधिकतर। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 भी आपको पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, रचनात्मक मूल्यांकन कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मूल्यांकन करने के कई सारे तरीके होते हैं। ये सही बात है, यानी कि पॉजिटिव वे में आएगा। तो निगेटिव सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया, और क्वेश्चन में भी निगेटिव पूछा गया था, नहीं दर्शाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही आंसर क्यों हो गया, क्योंकि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच में आपको तुलना नहीं करनी है। रोहन के 90 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे 30 क्यों आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको किसी भी बच्चे को धमकाना डराना नहीं है, या फिर उसकी तुलना नहीं करनी है जिससे उसका मनोबल डाउन हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है निगेटिव वे में आया है, इसीलिए इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। सभी लोग आंसर करेंगे, उम्मीद है सबका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबकी शिक्षा सबके साथ। क्या होता है, सबकी शिक्षा सबके साथ। कहने का मतलब है चाहे बालक दिव्यांग हो, चाहे प्रखर बुद्धि का हो, या फिर औसत दर्जे का हो, चाहे किसी भी प्रकार का बालक हो, उसको आपको एक ही क्लास में बैठाना है और एक साथ शिक्षा देनी है। किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं करना है। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, सभी लोग बताएंगे। समावेशी शिक्षा के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लचीला शिक्षा शास्त्र। क्या हो जाएगा, लचीला शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। अगम्य इमारत नहीं होगा, अनम्य मानसिकता भी नहीं होगा, और मानकीकृत पाठ्यक्रम जो हो गया ये आपका इस ऑप्शन के लिए नहीं होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। लचीला शिक्षा शास्त्र का मतलब लचीला पेडागोजी जो है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। सभी लोग बताएंगे। कौन सी दिव्यांगता ऐसी होती है जिसमें बच्चा पेन भी ना पकड़ पाए और चल भी ना पाए, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। दिव्यांगता के बारे में बात की जा रही है, ऐसी कौन सी दिव्यांगता है जो सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बन जाती है। पहला ऑप्शन दिया है आत्म केंद्रिता या फिर स्वाधीनता। दूसरा ऑप्शन दिया है पठन वैकल्य। तीसरा ऑप्शन है गुणज वैकल्य। चौथा ऑप्शन है गतिमान दिव्यांगता। तो इसमें देखिए स्थूल या फिर इस प्रकार के कौशल की कोई बात की नहीं जा रही। चौथा गलत हो गया। गुणज का मतलब हो गया आपका गणित से संबंधित, ये भी नहीं है। पढ़ने से संबंधित भी नहीं है। इसका ऑप्शन हो गया स्वालीनता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, स्वालीनता। आत्म केंद्रित नहीं होगा, इसका हो जाएगा स्वालीनता। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पठन वैकल्य होगा नहीं। उसको मैथ में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसीलिए इसका गुणन वैकल्य भी नहीं होगा। और उसको इस प्रकार से लोकोमोटिव जो होते हैं आपके डिसेबिलिटी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। गतिमान दिव्यांगता उसके अंदर है या फिर नहीं है, नहीं पता है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, तो हो जाएगा स्वालीनता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए।
आगे लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है लिखा है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। कहने का मतलब है ऐसे विद्यार्थी जो अपनी मतलब कि प्रथम पीढ़ी शिक्षार्थी हैं, उनसे पहले उनके जो परिवार से कोई भी विद्यालय नहीं आया है पढ़ने के लिए, वो जो बालक आया है वो अपनी पीढ़ी का पहला बालक है जो स्कूल आया है, तो आपको किस प्रकार से उसकी मदद करनी है आपको ये बताना है। पहला लिखा है विविधता को महत्व, दूसरा ऑप्शन है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, तीसरा लिखा है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जबकि चौथा ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण। तो बताइए आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई बालक पहली बार पढ़ने आया है, उसके परिवार से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको आते ही क्या आप उसको गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम पढ़ाओगे जो उसके शिक्षण में शामिल नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। तीसरा लिखा है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऐसा कोई बालक अगर आपके विद्यालय में आया है कि जिसके परिवार से कोई कभी पढ़ा नहीं है, क्या आप उसको सिर्फ उसी की तरफ मतलब जो भी कुछ पढ़ाओगे सिर्फ उसी को पढ़ाओगे, बाकी सभी छात्रों के लिए कुछ नहीं करोगे आप? तो ऐसा भी नहीं है, आपको सभी छात्रों को एक समान पढ़ाना है, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो सबकी शिक्षा सबके साथ वाली है, समावेशी क्लास है। आप लोग इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। चौथा ऑप्शन है मानकीकृत। मानकीकृत आपको पता है कि ऑप्शन नहीं होता है, तो इसमें बच गया कौन सा, विविधता को महत्व देना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगर कोई बालक इस प्रकार का है जो कि अन्य बालकों से अलग थोड़ा बहुत है, तो आपको क्या करना है, उनको उन सभी के साथ में बिठाना है, क्योंकि आपकी क्लास कैसी है, समावेशी क्लास है। चाहे बालक तेज हो चाहे बालक धीमा हो, सबको एक साथ पढ़ाना है और एक जैसा पढ़ाना है, एक जैसा समझाना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, जो उसकी विविधता है उसको क्या करना है, आपको महत्व देना है। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे एक बार, इसका क्या हो जाएगा। लिखा है सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतीकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। पहला ऑप्शन है श्रवण बाधित, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि बाधित, तीसरा ऑप्शन है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, जबकि चौथा ऑप्शन है गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतीकरण करने के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने आंसर भी अब तक कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यता वाले छात्र, इनका ये चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन के लिए। अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। पहला देखिए लिखा है गुणज वैकल्य यानी कि कैलकुलेटर का प्रावधान, दूसरा लिखा है पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। अगर किसी बालक को पढ़ने में दिक्कत है उसके बावजूद आप उसको लंबे लंबे लिखित कार्य सौंप रहे हो, तो ये भैया देखते ही आप लोग गलत कर दीजिए। पठन वैकल्य का मतलब हो गया उसको पढ़ने में पहले से दिक्कत है, ऊपर से आप उसको लंबे लंबे लिखित कार्य दे रहे हो, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा लिखा है श्रवण दोष होने पर ऑडियो टेप देना। अगर बालक सुन नहीं पा रहा है और आप उसको पढ़ने के लिए ऑडियो टेप दे रहे हैं कि भैया इसको सुन के याद कर लेना, तो ये भी गलत हो गया। चौथा लिखा है दृश्य हानि, यानी कि उसको दिख नहीं रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो, चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध करवा रहे हो। बालक को यहाँ पे देना था आपको कौन सी, ब्रेल लिपि वाली पुस्तक, और आप उसको दे रहे हैं चित्र वाली पुस्तक कि इसको देख करके याद करके आना आप लोग। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हैं आपका। पहला पढ़ने में दिक्कत है, दूसरा सुनने में दिक्कत है, तीसरा देखने में दिक्कत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी बालक को मैथ में कोई दिक्कत आ रही है जोड़ने घटाने में, तो आप क्या करोगे, उसको कैलकुलेटर का प्रावधान करके दोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो सभी लोग बताएंगे प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो बताइए सभी लोग एक बार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक होता है प्राथमिक कक्षा, आप लोग समझते हो प्राथमिक होता है 1 से 5 तक के लिए,
एक होता है प्रारंभिक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक हो गया, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रारंभिक कक्षाएं जो होती हैं वो 1 से 8 तक की होती हैं। याद रखेंगे कक्षा 1 से 8 तक की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो उम्मीद है सभी लोगों ने 100% लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं, करके सीखना, सबसे बढ़िया और सबसे मस्त आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। जब कोई बालक स्वयं करके सीखेगा उससे बेहतर और उससे पॉजिटिव आंसर कोई भी नहीं हो सकता किसी भी क्वेश्चन के लिए। आप लोग इसको याद रखेंगे, स्वयं करके सीखना या फिर करके सीखना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। लिखा है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम का मतलब क्या हो गया कि बच्चे के विकास के लिए जो है क्या करना चाहिए उसको, जो आपके विद्यालय में सामाजिक अवसरों पे कार्यक्रम हो रहे हैं जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी में, उसमें भागीदारी महत्वपूर्ण है बच्चे की। नीचे देखिए लिखा है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम किस प्रकार की क्रिया है? एक सामाजिक क्रिया। मुख्य रूप से इसको यह माना गया है कारण में। ऊपर दिया गया था कि बच्चे को अपने सामाजिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, जो सामाजिक अवसरों पर कार्यक्रम होते हैं या फिर जो कार्य होते हैं उनमें भागीदारी करनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। नीचे दे दिया गया उसकी जो रीजनिंग उसमें दिया गया है कि अधिगम मुख्य रूप से यानी जो विकास होता है वो मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ये दोनों एक ही बात को कह रहे हैं और नीचे वाला जो है काफी तेजी के साथ में जोर दे रहा है ऊपर वाली की बात को। तो इसका मतलब हो गया ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोगों को हमने एक टिक बताई थी कि अधिकतर इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होता है। पहली बात तो पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आपके समझ में आ जरूर गया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है आपका, सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे एक बार। देखिए क्या लिखा है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आपकी कोई क्लास है, अपनी क्लास को सार्थक बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन पढ़िए और बता दीजिए आप लोग क्या करेंगे। लिखा है उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। क्या करना? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना। पहला ऑप्शन तो आपका हो गया, क्या हो गया? गलत, काट दीजिए। दूसरा लिखा है उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना। अस्पष्ट नहीं, अगर यहाँ पर स्पष्ट होता तो देखा जाता कुछ, ये भी गलत हो गया। तीसरा लिखा है उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना। संदर्भहीन नहीं, यहाँ पे संदर्भ होता तो सही होता ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। चौथा लिखा है उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? आपको देखना है नहीं, ये चीज आप लोग याद रखना। यहाँ से आपके एक से दो क्वेश्चन हर बार गलत हो जाते हैं, आप लोग ये नहीं देखते नहीं लिखा है या फिर क्या लिखा है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। आपको बताना है कि कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। आपको निगेटिव आंसर निकालना था। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन। क्या लिखा है? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, तो ये तो आपका पॉजिटिव में है। दूसरा देखिए लिखा है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी आपका पॉजिटिव में है। तीसरा लिखा है पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी आपका पॉजिटिव में है। चौथा ऑप्शन लिखा है परीक्षा केंद्रित कठोर, ये देखिए कठोर शिक्षण रणनीति। आपको कठोर शिक्षण रणनीति बिल्कुल भी नहीं बनानी है किसी भी छात्रों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका निगेटिव है, तो यही इसका सही हो जाएगा क्योंकि हमसे यही पूछा गया था, सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, देखिए अभिकथन और तर्क वाला है। आज की इस शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चन आए थे इस प्रकार से, और सबका जो है ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। ये याद रखना कि 90 से 95% तक ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब होगी तभी हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 या 3 सही हो, लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों में ऑप्शन नंबर 1 ही सही देखा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है
एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। कोई शिक्षक है, वो कोई अपना टॉपिक पढ़ा रहा है, कहने का मतलब है कि जब वो टॉपिक को पढ़ाए तो उस टॉपिक को विद्यार्थी के दैनिक जीवन के साथ या फिर उस दैनिक जीवन के अनुभव के साथ में जोड़ करके पढ़ाए। शिक्षक पढ़ा रहा है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि रतौंधी रोग हो जाता है। अब उसको ये दैनिक जीवन से अगर जोड़ना है तो बच्चों को बताना चाहिए कि विटामिन ए की कमी ना हो आपके अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, गाजर खानी चाहिए और विटामिन ए वाली सब्जी खानी चाहिए। इस प्रकार से उसको जोड़ना है। नीचे इसकी रीजनिंग में दिया गया है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ऊपर क्या लिखा था, एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना है। बड़ी अच्छी बात है। जब आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उसको बताना है, तो एग्जाम्पल के तौर में बच्चे के दैनिक जीवन के उदाहरण आपको बताना था। नीचे दिया गया है कि जब कोई बालक स्कूल आता है तो अपने साथ में अपनी पहले के ज्ञान और अनुभव को लेकर के आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर उसको पढ़ाना है। ये जो कथन दिया है इसका जो तर्क है ये इसकी पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, सहमति दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब आप उसको कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर बनी रहनी चाहिए कि बच्चे को जो पूर्व का ज्ञान है, जो पहले से सीख कर आया है, वो क्या सीख कर आया है और उसी के माध्यम से आपको उदाहरण देने हैं या फिर वो दैनिक जीवन के अनुभव को जोड़ना है जो उसको पहले से पता है। इसीलिए जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया इस क्वेश्चन का। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। इसके कहने का मतलब क्या है, अपने संज्ञान पर संज्ञान करना, यानी आपको क्या चीज़ समझ में आई और कितनी समझ में आई और किस प्रकार से समझ में आई हो और याद रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने संज्ञान पर संज्ञान करना। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है विस्मरण, दूसरा ऑप्शन है अनुकृति, तीसरा ऑप्शन है अभिसंज्ञान और चौथा ऑप्शन है रटकर याद करना। रटकर याद करना तो देखते ही आपको काट देना था, अब बच गए 3 ऑप्शन। तो सभी लोग बताएंगे क्या इसका मतलब हो जाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। अधिसंज्ञान का मतलब ही यही होता है, क्या होता है, अपने संज्ञान पर संज्ञान करना, यही होता है इसका मतलब अधिसंज्ञान का। तो इस क्वेश्चन का भी यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। सीखने का स्वयं मूल्यांकन करना यानी कि अधिसंज्ञान लेना, यानी अपने संज्ञान पर संज्ञान करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए, कि मैंने कितना सीखा है, कैसे सीखा है और कब तक मैं इसको याद कर सकता हूँ और किस प्रकार से सीखा है, ये क्या होता है, अपने द्वारा सीखी गई चीज़ के ऊपर संज्ञान करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ऐप पता है ना कौन सा, मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर जा करके। और डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि हमारी क्लास की पीडीएफ है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पेपर में कम से कम 8 से 10 सालों के वो पेपर आपको मिलने वाले हैं। और आपको एनसीईआरटी जो बुक है आपकी क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की, वो आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली हैं। आपको बुक तो बहुत जगह मिल जाएंगी लेकिन आपको पूरी की पूरी बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको जो चैप्टर पढ़ना है सिर्फ आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर बुक मिलने वाली हैं। तो आपकी एमबी काफ़ी सारी बच जाएंगी अगर आप यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। और आपको यहाँ पर पेड कोर्स भी मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहेंगे तो ईवीएस का है और हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का। जिनके पास सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान है मैं तो कहूँगा उन सभी को ये कोर्स ज़रूर लेना चाहिए। 200 रुपये में आपको तीनों नोट्स मिल रहे हैं। अभी फ़िलहाल ऑफ़र चल रहा है पहले 1000 लोगों के लिए, जो कि बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहना और अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।